हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम इतिहास को पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि 5 वंश टोटल आते हैं। कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, फिर हमने इसको याद करने का आप लोग को ट्रिक बताया था। चलिए एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। क्या था? वंश में गुलाब खिले तो सांस लो। इसमें क्या था? गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक है, तो फिर इसको कैसे याद करेंगे? गुलाब, देखिए पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, ये याद हो गया आप लोग को। फिर संस्थापक ऐबक जल गया खीबों से, तो ऐबक पहले आएगा, फिर जलालुद्दीन आएगा, फिर गया से गयासुद्दीन, खी से खिलजी, खिज्र खां, बो से बहलोल लोधी। ठीक है, तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर जलालुद्दीन खिलजी वंश का, फिर तुगलक वंश का गयासुद्दीन, फिर सैयद वंश का खिज्र खां, फिर लोधी वंश का बहलोल लोधी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमने कार्यकाल याद करने का ट्रिक बताया था। तुगलक सखी, तय से तुगलक वंश, गय से गुलाम वंश, लय से लोधी वंश, सै से सैयद वंश, ख से खिलजी वंश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा? तुगलक वंश का कार्यकाल सबसे अधिक रहा, और खिलजी वंश का मतलब जो कार्यकाल था सबसे कम समय तक रहा। क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। देखिए 2 क्वेश्चन इसमें बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वंश का शासन सबसे अधिक समय तक रहा, तो फिर तुगलक वंश का रहा, और उसके बाद सबसे कम किसका रहा? खिलजी वंश का। या फिर एग्जाम में ऐसे दे देगा 4 इसमें ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इसको सही से लगाइए आप कि कौन सा किस क्रम से आया था। ये भी दे सकता है, या तो अगला क्वेश्चन दे सकता है कि किस वंश का कार्यकाल कितना समय तक रहा, और एक मतलब जैसे ज़्यादा से कम की तरफ लगाइए या फिर कम से ज़्यादा की तरफ लगाइए। ठीक है, तो आप लोग इससे याद किए रहेंगे तो आप लोग के लिए आसानी रहेगा। देखिए इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? तुगलक वंश को हम लोग ये गुलाम वंश को हम लोग पढ़ चुके हैं, और खिलजी वंश को। 2 वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? गुलाम वंश, उसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश हमने पढ़ा, जिसके संस्थापक क्या थे? जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पे देख लीजिए, हमने गुलाम वंश को पढ़ चुका है, फिर हमने देखा खिलजी वंश को। ठीक है, अभी आज हमको किसको पढ़ना है? तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं। 1 मिनट देख लीजिए। तुगलक वंश हमको स्टार्ट करना है, तो तुगलक वंश किस पहले देखिए, इसके पहले कौन सा वंश चल रहा था? खिलजी वंश चल रहा था। तो जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था हमने बताया था कौन था? ये खुसरो शाह था। उसी का नाम क्या था? नसरुद्दीन खिलजी था। ठीक है, ये जो नसरुद्दीन खिलजी रहता है, इसकी जो माता, ये देखिए, ये जो नसरुद्दीन खिलजी रहता है, इसकी माता क्या होती हैं? हिंदू होती हैं, और उसके पिता भी हिंदू होते हैं। तो लगभग ये क्या होता है? मूल रूप से हिंदू रहता है। ठीक है, ये नसरुद्दीन खिलजी क्या रहता है? मूल रूप से एक हिंदू शासक रहता है, जिसको क्या करता है? ये जो तुगलक वंश का शासक गाजी मलिक होता है। देखिए ये जो गाजी मलिक होता है, इसी का नाम क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या कर देता है? खुसरो शाह की हत्या कर देता है, जो मूल रूप से क्या रहता है? हिंदू। याद रखिए रहिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक काल ऐसा था, शासन ऐसा था जो क्या था? मूल रूप से हिंदू था। तो नसरुद्दीन खिलजी था, जिसको खुसरो शाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी हत्या किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या करके किस तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, थोड़ा हम तुगलक वंश के बारे में देख लेते हैं। सल्तनत काल का चरम विस्तार इसी के काल में हुआ। ठीक है, जो तुगलक वंश के समय पे ही क्या हुआ था? सल्तनत काल का चरम विस्तार हुआ था। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि सल्तनत काल का चरम विस्तार किस वंश के समय हुआ था? तो तुगलक वंश के समय हुआ था। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक शासन भी इसने ही किया था। कौन? तुगलक वंश ने। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसमें 3 प्रमुख शासक हुए तुगलक वंश में। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? MBT, और इसको क्या कहा जाता है? FST। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो गयासुद्दीन तुगलक होता है, इसके पिता क्या होते हैं? तो तुर्क होते हैं, और इसकी माता क्या होती हैं? हिंदू होती हैं। हिंदू में कौन सी? जाट होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये इसकी माता हिंदू होती हैं, तो ये क्या करता है? हिंदू के साथ बहुत कठोर नीति अपनाता है। तो ये माइंड में आएगा कि कठोर नीति क्यों अपनाता है? क्योंकि देखिए ये जो वहाँ के अमीर थे, उलेमा थे, जो मतलब मुस्लिम धर्म के थे, इन लोग के सामने ये अच्छा बनने के लिए कि मेरा मतलब मेरी माता हिंदू है, लेकिन तो मेरा हिंदुओं के प्रति कोई मतलब ऐसा मतलब मुझे कोई ज़्यादा वो पसंद नहीं है, इसको वो दिखाने के लिए क्या करता था? उनके साथ ये कठोर नीति अपनाता था। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो अमीर लोग रहे, जो उलेमा रहे, इस पे गयासुद्दीन तुगलक पर विश्वास कर सके। इसके लिए क्या करता था? हिंदुओं के साथ एकदम कठोर नीति अपनाता था। ठीक है,
है, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था, दीपालपुर का राज्यपाल था। हमने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन के बारे में भी आप लोग को पढ़ाया है। उसी के समय ये क्या था, दीपालपुर का राज्यपाल था। 29 बार मंगोलों को हराया था। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि 29 बार मंगोलों को किसने हराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था, तो जो तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, फिर देखिए इसी का नाम क्या था, गाजी मलिक। अभी हमने बताया गाजी मलिक। गाजी मलिक का अर्थ क्या होता है, काफिरों को मारने वाला। काफिर मतलब क्या होता है, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको ये मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, काफिर कहते हैं। तो उसी काफिरों को मारने वाले को गाजी मलिक कहा जाता है। और इसका गाजी मलिक को ही क्या कहा, गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम क्या था, गाजी मलिक था। इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। एक मिनट, देखिए इसने क्या किया, डाक व्यवस्था शुरू किया। नहर निर्माण की शुरुआत किया था। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नहर निर्माण की शुरुआत किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और नहरों का जाल किसने बिछाया था, आगे आएगा शासक फिरोज शाह तुगलक, उसने किया था। ठीक है, तो नहर निर्माण की शुरुआत किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था भी इसने शुरू किया। तुगलकाबाद शहर इसने ही बसाया था। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। ठीक है, मध्यस्थों की पुनर्नियुक्ति इसने ही की थी। ठीक है, उसके बाद इसका पुत्र क्या था, जौना खां। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम क्या था, जौना खां था, जिसने वारंगल अभियान, जो अभी वर्तमान में तेलंगाना में है, इसने क्या किया था, वारंगल अभियान किया था। और इसने जजनगर उड़ीसा में भी किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा किया था, तो देखिए ये स्वयं बंगाल का अभियान करने गया था। ठीक है, ये बंगाल का अभियान करने जाता है। उसी के जब वहाँ से ये जीत कर वापस लौट रहा होता है, तभी इसका पुत्र क्या होता है, जौना खां ने रास्ते में ही अफगानपुर एक जगह रहता है, वहाँ पे क्या करता है, इसके आराम करने के लिए, किसके, गयासुद्दीन तुगलक को आराम करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाता है। ठीक है, और वो क्या होता है कि लकड़ी का महल में जब ये आराम कर रहा होता है, तभी वो लकड़ी का महल क्या होता है, गिर जाता है इसके ऊपर। और गिरने से इसकी क्या हो जाती है, वहीं पे 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए इसी के बीच में जब ये बंगाल का अभियान करने गया रहता है, इसी के बीच में एक घटना होती है। क्या होता है कि जो निजामुद्दीन औलिया होते हैं और जो ये क्या गयासुद्दीन तुगलक होता है, इन दोनों में ही इसके पहले ही विवाद हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के लिए चला जाता है। तो जब ये बंगाल अभियान के लिए गया रहता है, वहाँ से एक पत्र भिजवाता है और निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि मेरे आने से पहले तुम मेरा क्षेत्र छोड़कर चले जाना। ठीक है, मेरे मतलब दिल्ली आने से पहले तुम इसको मतलब छोड़कर चले जाना। तो ये क्या कहते हैं, ये जब सुनते हैं निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। उसको उन्होंने क्या कहा था, जो उसमें लिखा गया है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, दिल्ली अभी दूर है। समझ में आया, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, और इनकी 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और देखिए इसके बारे में एक चीज़ और है कि इसने 56 कोट का दुर्ग इसने ही बनवाया था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा 56 कोट का दुर्ग किसने बनवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही 56 कोट का दुर्ग बनवाया था। ठीक है, फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं। उसका जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को क्या कहा जाता है, जौना खां। इसका शासनकाल कब होता है, 1325 से लेकर 1351 में। 1325 में हमने बताया इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके पिता की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की। तो उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासक चलता है। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। ठीक है, ये कहाँ लिखा है, रहला नामक एक पुस्तक है जिसमें क्या लिखा है कि यह क्या था, सबसे पढ़ा लिखा था। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा ये सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा कौन था सुल्तान, तो क्या रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये किस पुस्तक में लिखा है, रहला नामक पुस्तक में लिखा हुआ। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, जौना खां था। ठीक है, ये 23 भाषाओं का जानकार था। ठीक है, इतना ये पढ़ा लिखा था कि इसको 23 भाषाओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। ठीक है, इसके बारे में देखिए पागल कहा गया है, रक्त पिपासु कहा गया है, मूर्ख और बुद्धिमान दोनों कहा गया है। ठीक है, अब इसको पागल और मूर्ख और बुद्धिमान क्यों कहा गया, जरा देख लीजिए। देखिए ये क्या होता है कि ये अपना जो नीति बनाता है अच्छा तो बनाता है, लेकिन तो जिस समय ये बनाता है उस समय ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक समय मतलब ये पहला इसने क्या गलती किया कि ये दोआब में कर वृद्धि, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे गंगा का मैदान है, तो गंगा के मैदान के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। ठीक है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब। तो ये क्या करता है, दोआब में कर वृद्धि कर देता है। और जब जिस साल ये दोआब में कर वृद्धि करता है उसी साल वहाँ पे क्या होता है, बारिश नहीं होता और अकाल पड़ जाता है, जिससे इसकी ये योजना फेल हो जाती है। फिर इसका दूसरा, ये क्या करता है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मतलब जो देवगिरी में रहता है वहाँ पे ये
देखिए दिल्ली जैसे यहाँ पे अगर ये भारत का नक्शा अगर देख ले तो दिल्ली यहाँ पे रहता है, यहाँ नीचे दौलताबाद रहता है देवगिरी के पास, ठीक है। वो क्या करता है अपनी राजधानी वहाँ ट्रांसफर करने के लिए सोचता है। तो फिर पहले ये इसको करना चाहिए था कि पहले किसी अपने जो भी शासन वाले थे उनको ये भेजता उसमें से कुछ लोगों को कि जाके वहाँ पे देखो वहाँ का मौसम कैसा है। तो ये बिना भेजे ही पहले सारी जनता को ही लेकर चला जाता है, फिर वहाँ जाता है देखता है कि वहाँ का मौसम सही नहीं है, तो फिर क्या करता है उसी गर्मी के मौसम में ये ट्रांसफ़र करता है। फिर वहीं से क्या करता है फिर ये यहाँ पे दिल्ली की कहता है फिर दिल्ली चलो, ठीक है। दौलताबाद नहीं पसंद आया तो फिर ये दौलताबाद से ही फिर दिल्ली के लिए निकल जाता है, जिसका ये जो राजधानी वाला था ये भी इसका फेल हो जाता है। ये क्या करता है सांकेतिक मुद्रा तांबा और कांसा शुरू कर देता है, तांबा और कांसा मिलाकर एक सांकेतिक मुद्रा शुरू कर देता है। और सांकेतिक मुद्रा जब ये शुरू करता है क्या होता है जो जितने भी लोग रहते हैं सबके घरों में क्या होता है सब लोग अपना बर्तन वगैरह जो भी है पिघला के सब लोग अपने घर में ही क्या करते हैं तांबे और कांसे का सिक्का बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो जिससे क्या होता है तांबा और सिक्का का मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी इसका फेल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करता है एक खुरासान अभियान करता है, एक कराची अभियान करता है, ठीक है। अब देखिए जो ये खुरासान, एक मिनट, जो ये इसका और एक क्या था खुरासान अभियान और एक ये कराची अभियान, ये दोनों करता है, ये भी दोनों फेल हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखी रहिएगा कि इसकी जो नीतियाँ थी ये 5 नीतियाँ इसकी सबसे खराब नीतियाँ थी, जिसके कारण से इसको पागल और मूर्ख और बुद्धिमान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लेगा कि रक्त पिपासु किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। और इसी को पागल और मूर्ख और बुद्धिमान दोनों कहा जाता है। सबसे पढ़ा लिखा शासन यही था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, ये क्या था धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात ये क्या जिससे देखिए जब ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था मतलब हिंदू और मुस्लिम को समान मतलब मानता था, तो इसके लिए क्या जो उलेमा मतलब जो ये मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे उसको उलेमा, और जो अमीर रहते थे ये दोनों हमेशा इससे क्या होते थे खफा होते थे। ये होली का त्यौहार, देखिए ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था कैसे पता चलता है, ये अपने महल में क्या करता था होली का त्यौहार मनाता था, ठीक है। और इसने क्या किया था हिंदुओं को बड़े पद भी दिए हुए थे, एक था रतन सिंह जिसको इसने राज्यपाल बनाया था, एक थे साई राज जिसको इसने मंत्री बनाया था, ठीक है। इसने हिंदुओं को बड़े पद दिए थे, कैसे पता चलता है कि एक रतन सिंह नामक रहते हैं उनको राज्यपाल बनाया था, एक साई राज रहते हैं जिसने इसने मंत्री बनाया था, ठीक है। अब देखिए इसी के समय में ही 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किससे टूटकर किया था, दिल्ली सल्तनत से टूटकर किया था। कब टूटा था, 1336 ईस्वी में टूटा था। किसके समय में टूटा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टूटा था, ठीक है। इतना चीज इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कि देखिए हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य किससे टूटकर, दिल्ली सल्तनत से, उस समय शासन किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। और कब टूटा था, 1336 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल के 1347 ईस्वी में हसन गंगू थे जिन्होंने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था इससे टूटकर, ठीक है। फिर 1333 ईस्वी में देखिए इसके पहले ही 1333 में मोरक्को का इब्न बतूता, देखिए ऐसे पूछ लेता है जो इब्न बतूता आया था ये कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का यात्री था। ये कहाँ आया था, दिल्ली आया था, ठीक। कब, 1333 में, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये मोरक्को का यात्री था। किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। इसने डाक विभाग शुरू किया था, ठीक है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अब देखिए जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बदायूनी एक लेखक रहते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, जनता को अपने राजा एवं राजा को अपने जनता से क्या हो गया, छुटकारा मिल गया, ठीक है। क्या कहते हैं, जनता को अपने राजा एवं राजा को अपने जनता से छुटकारा मिल गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था, बदायूनी ने। ये किसके लिए लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा था कि जनता को अपने राजा एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। अब देखिए इसके बारे में याद रखी रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ही रक्त पिपासु भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं। एक मिनट, 1351 में क्या, देखिए 1351 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, सिंध में, ठीक है। सिंध में जब 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक, जो क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, 1351 में इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगला शासक कौन का आता है, फिरोज शाह तुगलक आते हैं, जो 1351 से लेकर 1388 तक होता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं इसने क्या किया, ये क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे।
अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रख लीजिए, ये कौन था, जो इसके पहले शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके क्या था, इसका चचेरा भाई था, ठीक है। इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। देखिए जो इस्लाम होता है इसमें कितने प्रकार के कर होते हैं, 4 प्रकार के, जक़ात, जजिया, खिराज और खुम्स। खुम्स मतलब जो लूटा हुआ धन होता है उसको खुम्स कहा जाता है। एक जक़ात होता है जो इसको अपने जो भी अपने साल भर में कमाएंगे उसका 2.5% दान करना रहता है। जजिया कर और खिराज, ठीक है। और देखिए भारत में पहली बार जजिया कर कौन लगाता है, मोहम्मद बिन कासिम, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली बार कौन लगाता है, एक मिनट एक बार आप लोग देख लीजिए, भारत में पहली बार कौन लगाता है, मोहम्मद बिन कासिम लगाता है। और उसके बाद ये आता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए जब ये लगाया रहता है मोहम्मद बिन कासिम तो ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध, दिव्यांग एवं बच्चे, ठीक है, 5 लोग को छोड़कर, किसको, ब्राह्मण, स्त्री, वृद्ध और दिव्यांग और बच्चे को छोड़कर ये लगाया रहता है, ठीक है। ये कहता है कि ब्राह्मण पर और स्त्री पर, वृद्ध पर, दिव्यांग पर और बच्चे पर कोई कर नहीं लगेगा, बाकी का और सभी लोगों पे कर लगेगा, ठीक है। लेकिन तो जब ये फिरोज शाह तुगलक आता है यह क्या कर देता है, ये इसमें ब्राह्मणों को पर भी लगा देता है जजिया कर, ठीक है। ब्राह्मण को भी लगा देता है तो कौन बचता, कौन है, स्त्री, वृद्ध, दिव्यांग और बच्चे, इन चारों को छोड़कर ये ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा देता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए शासन, इसका शासन कैसा था, लोक कल्याणकारी राज्य था, धार्मिक रूप से यह कट्टर था, ठीक है। उसका राज्याभिषेक इसने कब करवाया, 1351 में इसने राज्याभिषेक करवाया था। इसने नहरों का जाल बिछा दिया, ठीक है। नहरों को बनाना किसने शुरू किया था, अभी हमने बताया है, नहरों को बनाना किसने शुरू किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। और उसके बाद नहरों का जाल किसने बिछाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि नहरों का निर्माण किसने शुरू करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और उसके बाद नहरों का जाल किसने बिछा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखी रहिएगा, ठीक है। इसने कल्याणकारी जो कार्य किए इसके बारे में देख लेते हैं। इसने तकावी ऋण माफ कर दिया, जो किसानों पर तकावी ऋण लगता था उसको माफ कर दिया था। 24 कष्टप्रद कर को इसने समाप्त कर दिया था, 24 प्रकार के कर लगते थे इसको इसने समाप्त कर दिए थे। इसने 1200 पेड़ों का एक बागान लगाया था, फल का बागान लगाया था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि 1200 पेड़ों का फलों का बागान किसने लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इसने 300 कारखाने बनाए, किसके लिए, जो शाही सामान, जो बड़े बड़े लोग थे जो सामान वो लोग यूज करते थे उसके लिए इसने क्या किया, 300 कारखानों का निर्माण करवा दिया, ठीक है। और देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। कितनी बार, 2 बार। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि तुगलक वंश के किस शासक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे भी पूछ ले सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। इसने बहुत सारे विभाग की स्थापना की थी, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। 1 मिनट देखिए, इसने दारुल उल सफ़ा ये अस्पताल बनवाया था। उस अस्पताल का नाम किससे था, दारुल उल सफ़ा। किसके लिए, दांत के लिए था, लेकिन तो ये किसके लिए था, केवल मुस्लिम के लिए था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि अस्पताल का नाम क्या था, तो दारुल उल सफ़ा कहा जाता था, जो दांत के लिए था, ठीक है। गुलामों को बेचने पर इसने रोक लगा दिया था, दीवान ए बंदगान, जिसको क्या कहा जाता है, दीवान ए बंदगान। देखिए ये क्या किया, जब इसने गुलामों के बेचने पर रोक लगा दिया तो इसके शासनकाल में बहुत सारे दास हो गए, सबसे अधिक दास इसी के शासनकाल में थे, सबसे अधिक, ठीक है, याद रखी रहिएगा, क्योंकि ये बेचने पे रोक लगा दिया था तो सबसे अधिक दास इसी के समय पे थे, ठीक है। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन के लिए इसने कौन सा विभाग चलाया था, दीवान ए इस्तिहाक। फिर दीवान ए खैरात, दान के लिए दीवान ए खैरात इसने चलाया था। दफ्तर ए रोजगार, रोजगार देने के लिए दफ्तर ए रोजगार। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा विभाग किसने चलाया था, तो इसने 5 विभाग चलाया था। अस्पताल के लिए दारुल सफ़ा, गुलामों को बेचने पर रोक के लिए दीवान ए बंदगान, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन के लिए, दीवान ए खैरात दान के लिए, और दफ्तर ए रोजगार देने के लिए, ठीक है। इसने अन्य कार्य क्या करवाया, इसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया, क्योंकि इसी के समय पे क्या होता है, कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है, बिजली गिर जाने से उसका ऊपरी वाला भाग टूट जाता है, तो ये क्या करता है, उसका मरम्मत करवाता है और 5वां मंजिल ये जोड़ देता है, ठीक है। फिर नगर निर्माण, इसने नगर निर्माण भी करवाया था। तो जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद का, फिरोजपुर का, ठीक है। अब देखिए ये जौनपुर का ये किसके लिए बसवाया था, अपने बड़े भाई जौना खां। अभी बताए थे ना कि इसका बड़ा भाई कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसका नाम क्या था, जौना खां था, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके एक मिनट हाँ, जो मोहम्मद बिन तुगलक था
ठीक है, वो इसका बड़ा भाई था, कौन था, जौना खां था। उसी के याद में ये क्या करवाता है, जौनपुर नामक शहर बसाता है। फिरोजाबाद नामक शहर भी इसने बसवाया था। फिर ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, फिरोजपुर नामक भी शहर इसने ही बसवाया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया इसने क्या क्या किया था। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतना समझ में आ गया। 3 चीज़ तो आप याद रखे रहिएगा। जौनपुर ये बहुत बार पूछा हुआ है। जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोजाबाद का और फिरोजपुर का। ठीक है, जौनपुर का अपने बड़े भाई जौना खान के याद में किया था। ठीक है, उसके बाद आत्मकथा देख लेते हैं। फतुहात है फिरोज शाही, इसने आत्मकथा लिखा था, फतुहात है फिरोज शाही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इसकी नीतियों के कारण तुगलक वंश का पतन हो गया। इसने जो नीति बनाया इसी के कारण क्या हो गया, तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला शासक कौन आता है, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, यह क्या होता है, अंतिम शासक होता है। और इसके समय तैमूर खां क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, 1398 से 99 ईस्वी में। और उसकी सहायता देखिए क्या होता है, जो ये नसरुद्दीन, जब इसकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की, तो इसका जो बेटा रहता है नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ये क्या होता है, अंतिम शासक रहता है इस वंश का। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होता है, नसरुद्दीन महमूद शाह, ये अंतिम शासक रहता है। इसी के समय क्या होता है, तैमूर खां आक्रमण करता है, जिसको तैमूर लंग भी कहा जाता है। 1398-99 याद रखिएगा कब करता है, 1398-99 ईस्वी में ये करता है। और इसकी सहायता कौन कर रहा होता है, ये देखिए तैमूर एक खिज्र खां नामक व्यक्ति रहता है, ये क्या करता है, तैमूर की सहायता कर रहा होता है। उसके बाद ये क्या करता है, जब देखता है कि नसरुद्दीन महमूद शाह जब देखता है कि तैमूर यहाँ पे आक्रमण कर रहा है, तो नसरुद्दीन क्या होता है, ये भागकर चला जाता है। ठीक है, जब ये भागकर चला जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत लूटपाट करता है तैमूर लंग जब लूटपाट के यहाँ से जा रहा होता है दिल्ली से, तो ये क्या करता है, खिज्र खां को अब ये सौंप के चला जाता है। उसके बाद खिज्र खां क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद शाह को मारकर सैयद वंश की स्थापना कर देता है। इतना समझ में आ गया। जब ये नसरुद्दीन महमूद शाह भाग जाता है, उसके बाद जब ये आता है तो खिज्र खां इसको मार देता है और सैयद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब देखिए सैयद वंश यहाँ से शुरू हो जाता है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, इसका शासन सबसे कम समय तक था। ठीक है, 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो महमूद शाह भाग गए थे। ठीक है, और खिज्र खां ने इनकी सहायता की थी। इस वजह से जब तैमूर लंग लूटपाट के यहाँ से जाता है तो खिज्र खां को ये सौंप के चला जाता है। इसके बाद क्या करता है, खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना कर देता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संस्थापक कौन होते हैं सैयद वंश के, खिज्र खां होते हैं। सुल्तान की उपाधि इसने कभी, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण ही नहीं की थी। ठीक है, इसने रैयत ए आला, अपने आप को क्या कहा, रैयत ए आला, अर्थात तैमूर का हमेशा प्रतिनिधि अपने आप को बताया। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि रैयत ए आला किसको कहा जाता है, तो खिज्र खां को कहा जाता है। यह देखिए ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, एक ये ऐसा वंश था जो क्या था, शिया वंश था। ठीक है, जो सैयद वंश था ये कैसा था, एक शिया वंश था, बाकी सभी सुन्नी थे। ठीक है, ये कैसे थे, शिया वंश के थे। ठीक है, ये तैमूर का लड़का शाहरुख के नाम से ये इसने क्या किया था, एक सिक्का भी जारी किया था। ठीक है, तैमूर लंग का लड़का कौन था, शाहरुख था, उसी के नाम से एक सिक्का जारी किया था किसने, खिज्र खां ने। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। खिज्र खां की मृत्यु के बाद क्या आता है, मुबारक शाह आता है, जो क्या होता है, ये खिज्र खां का पुत्र होता है। इसने देखिए मुबारक शाह जब आता है तो ये सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है और मुबारकबाद नामक एक शहर का स्थापना करता है। ठीक है, मुबारकबाद शहर का स्थापना किसने करता है, मुबारक शाह करता है। फिर तारिक ए मुबारक शाही, जिसको अहमद सरहिंदी ने लिखा है, इसी के समय पे तारिक ए मुबारक शाही लिखा है किसने, अहमद सरहिंदी ने। एग्जाम में पूछ लेगा कि तारिक ए मुबारक शाही किसने लिखा था, तो अहमद सरहिंदी ने लिखा था, जो मुबारक शाह के समय पे थे। ठीक है, इसके बाद अगला शासक कौन आता है, मोहम्मद शाह आते हैं, जो 1334 से 1345 तक रहते हैं। जिसमें क्या देखिए इसके बाद जो लोधी वंश का स्थापना करता है, इसके बाद लोधी वंश आएगा ना, उसी के एक है बहलोल लोधी। इसने क्या कहा कि मोहम्मद शाह ने कहा कि बहलोल लोधी क्या है, मेरा पुत्र है, और इसको बहलोल लोधी का इसने क्या दिया, खाना की उपाधि भी दी थी। किसने, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को। ठीक है, फिर इसके बाद अगला शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह आता है, जिसने आलम शाह आता है, जिस 1445 से 1451 तक ये रहता है। इन सबका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला वंश हमारा आता है लोधी वंश, थोड़ा सा और है, अभी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, लोधी वंश 1451 से 1526, ये सबसे अंतिम वंश रहता है। ठीक है, लोधी वंश का भी यहाँ पे इसको सल्तनत काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना में हमने बताया था ना, बहलोल लोधी ने किया था। ये प्रथम अफगानी राज्य था, इसके बारे में याद रखिएगा, प्रथम अफगानी राज्य था। ठीक है, सरहिंद का सूबेदार था ये बहलोल लोधी, क्या था, सरहिंद का सूबेदार था। ये अब अफगानी पद्धति से, इसने अफगानी पद्धति को अपनाया था किसने, बहलोल लोधी ने। 38 वर्ष तक, सबसे अधिक 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। बहलोल लोधी ने पूरे सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था, बहलोल लोधी ने
कितना 38 वर्ष तक, ठीक है। और इसने बहलोली सिक्का भी चलवाया था जो चांदी का बना हुआ था। तो पूछ लेगा बहलोली सिक्का किसने चलवाया था, तो बहलोल लोदी ने चलवाया था, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र आता है सिकंदर लोदी, जिसका देखें मूल नाम क्या होता है, निजाम खान। पूछ लेगा निजाम खान किसका नाम था, तो सिकंदर लोदी का नाम था। इसने क्या किया, अफगानी पद्धति को खत्म कर दिया। इसके पिता ने क्या किया था, अफगानी पद्धति लगाया था। ये आता है तो अफगानी पद्धति को खत्म कर देता है और आगरा का स्थापना करता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है आगरा शहर का स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। कब, 1504 में। और उसके बाद देखिए ये आगरा का स्थापना कर देता है। उसके बाद 1504 में क्या करता है, ये राजधानी किसको बना देता है, ये आगरा को राजधानी बना देता है। इसके पहले राजधानी क्या था, दिल्ली था। और जब सिकंदर लोदी आता है तो क्या करता है, आगरा का स्थापना करता है। फिर उसके बाद आगरा को ही अपनी राजधानी बना देता है 1504 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद इसने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी चलाया था। एक गज ए सिकंदरी बराबर कितना होता है, 30 इंच होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। सिकंदर लोदी ने ही गज ए सिकंदरी चलाया था और एक गज ए सिकंदरी बराबर कितना होता है, 30 इंच होता है, ठीक है। इसने जो मुख्य कार्य किया, क्या किया इसने, जो मुहर्रम आता है ना मुस्लिम लोगों में जो होता है मुहर्रम का त्यौहार, उसमें इसने ताजिया निकालने पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। फिर पीर फकीर जो दरगाह होता है उसमें क्या हुआ, महिलाओं को रोक लगा दिया इसने। देखिए इसके इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कविता लिखता था जिसका नाम था गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से ये क्या लिखा करता था, कविता लिखा करता था। एग्जाम में पूछ लेगा गुलरुखी नामक कविता कौन लिखा करता था, तो सिकंदर लोदी लिखा करता था, ठीक है। इसने क्या किया था, एक आयुर्वेद नामक पुस्तक था जिसका क्या करवाया था, फारसी अनुवाद करवाया था, जिसका नाम लिखा था फरहंग ए सिकंदरी। क्या रखा था, फरहंग ए सिकंदरी रखा था। आयुर्वेद फारसी पुस्तक था, ठीक है। अब एक संगीत ग्रंथ को भी करवाया था, लज्जत ए सिकंदरी, ठीक है। जो संगीत ग्रंथ को करवाया था अनुवाद तो लज्जत ए सिकंदरी, और आयुर्वेद का जो फारसी अनुवाद करवाया था फरहंग ए सिकंदरी उसका नाम रखा था, ठीक है। इसके समय वास्तुकला ये क्या करता है, वास्तुकला क्या बनवाता है, बहलोल लोदी का मकबरा ये बनवाता है और मेरठ में एक मस्जिद बनवाता है, ठीक है। इसने 2 कार्य किए थे, क्या, बहलोल लोदी का मकबरा। एग्जाम में पूछ लेगा कि बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था, तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। और मेरठ मस्जिद किसने बनवाया था, सिकंदर लोदी ने बनवाया था, ठीक है। फिर क्या होता है, मृत्यु हो जाता है कब, 1517 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद कौन आता है, इब्राहिम लोदी आता है, ठीक है। अब देखिए हम इब्राहिम लोदी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बाद ही दिल्ली सल्तनत जो होता है और ये जो लोदी वंश है इसका भी अंतिम ये पूरा खत्म हो जाता है, अंतिम शासक यही रहता है, ठीक है। एक खतौली का युद्ध करता है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा एक रहते हैं। राणा सांगा के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और राणा सांगा यहाँ से जीत जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के समय पे क्या होते हैं, दौलत खां और आलम खां लोदी। आलम खां लोदी इसके चाचा होते हैं और दौलत खां होता है और एक राणा सांगा होते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अब देखिए यहीं से बाबर जो है ना, बाबर को आमंत्रण यहीं से मिलता है। अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे मुगल वंश तो उसमें पता चलेगा आपको बाबर कौन था। तो पहले अभी आप बस देख लीजिए कि जो ये दौलत खां होते हैं और आलम खां लोदी और एक राणा सांगा होते हैं, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, बाबर को आमंत्रित करते हैं भारत में कि आओ और यहाँ पे युद्ध करो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों जब मिलकर इसको बाबर को बुलाते हैं तो बाबर से और किसी इब्राहिम लोदी में क्या होता है, प्रथम युद्ध होता है। कहाँ का, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। 1526 में क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसने किसने बुलाया था, दौलत खां ने, आलम खां लोदी ने और राणा सांगा ने मिलकर बनाया था किसको, बाबर को। फिर बाबर और इब्राहिम लोदी में क्या होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और यहीं से जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो यहीं से लोदी वंश क्या होता है, समाप्त हो जाता है और सल्तनत काल का भी यहीं से अंत हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बाबर यहाँ से जीत जाता है। जब बाबर यहाँ से जीत जाता है तो फिर यहीं से देखिए जब इब्राहिम लोदी हार जाते हैं यहाँ पे और बाबर जीत जाता है तो फिर बाबर ही आगे चल करके मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। ये आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। और उसके बाद फिर इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर में जब होता है तो फिर बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, ठीक है। अब बाबर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग इतना तैयार करिए, ठीक है। ओके बाय।